हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में आपने स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ा। स्टोइकियोमेट्री को कंटिन्यू करते हुए ही अपना नया टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके बारे में मैं पहले आपको बताऊंगी, उसके बाद इसकी प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसका नाम देखिए। नाम कह रहा है लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब होता है लिमिट बांध दी, इसकी हमने सीमा तय कर दी, समय सीमा जिसके पास हमारी बिल्कुल फिक्स हो। रिएक्टेंट और रिएजेंट, आप किसी रिएक्शन में दो चीजें देखते हैं कि एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि जब तक आप किसी रिएक्टेंट की सीमा तय नहीं करेंगे या आपको ये पता है कि किसी रिएक्टेंट को आपने कंज्यूम करने के लिए थोड़ा लिया है तो प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनता है। एक बार डेफिनेशंस देखते हैं, फिर कुछ बातें हैं जो और क्लियर करनी है। द रिएक्टेंट और सब्सटेंस विच इज कंप्लीटली रिएक्ट, जो पूरे तरीके से रिएक्ट हो जाता है इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए, अब उसी के साथ एक इसका सिनोनिम लगा लीजिए या इसका कंपेनियन लगा लीजिए कि एक्सेस रिएक्टेंट क्या है। एक्सेस, लिमिटिंग, एक्सेस। लिमिटिंग यानी कि लिमिट में, एक्सेस यानी कि ज्यादा। द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लिमिटिंग किसको बोला जा रहा है और एक्सेस किसको बोला जा रहा है। एक आप जैसा ही एक बच्चा, एक लड़का जो जॉब की तलाश में किसी दूसरे शहर में जाता है, उसको जॉब मिल जाती है। मान लीजिए, मैं सपोज यहाँ पर लिखती हूँ, इसका नाम मान लीजिए पिंकू है, ठीक है। वो जॉब की तलाश में किसी दूसरे शहर में जाता है, ठीक है। जॉब भी मिल जाती है, कंपनी की टाइमिंग होती है 9 to 5 कि आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कंपनी में अपना काम करेंगे। तो समस्या ये आती है कि अब वो बच्चा नया शहर में गया है, उसको खाने के लिए, रहने के लिए किसी पर्टिकुलर ऐसे किसी पीजी की जरूरत होती है, किसी हॉस्टल की जरूरत होती है। तो वो एक पीजी करता है, वहां पर एक रूम उसको मिल जाता है, वहां पर उसको प्रॉपर टाइम पे 3 टाइम की डाइट उसको मिलती है, रहने के लिए उसको रूम मिलता है। उसके ध्यान रखिएगा, उसके ऑफिस की टाइमिंग है 9 to 5। पीजी में उसको रूम मिल रहा है, उसको 3 टाइम का प्रॉपर खाना मिल रहा है। लेकिन 3 टाइम के खाने में से वो सिर्फ 2 टाइम खाना खाता है, क्योंकि एक तो उसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना होता है, आफ्टरनून नून में वो खाना नहीं खा पाता क्योंकि वो उस टाइम वो कंपनी में होता है, रात को उसको डिनर वहां मिलता है। उस पीजी के कुछ रूल्स हैं। वो पीजी जिसने भी खोला है, जो भी उसका मालिक है, उसने कुछ रूल्स बना रखे हैं क्योंकि वहां पर काफी बच्चे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिंकू जैसे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। तो वहां पर वो पीजी के कुछ रूल्स बनाता है कि मॉर्निंग में जब आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा तो उसकी पर्टिकुलर टाइमिंग है। कहते हैं कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपको 7:30 AM से लेकर 8:30 AM तक ही मिलेगा। आप इस टाइम पर अगर प्रॉपरली टाइम पर पहुंच जाते हैं तो आपको खाना मिलेगा, नहीं पहुंचते तो आपको खाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही लंच का टाइम होता होगा। लंच हालांकि पिंकू स्किप करता है तो उसको नहीं पता। डिनर का भी यही टाइमिंग है। डिनर का टाइमिंग है बेटा 8:30 PM से लेकर 9:30 PM तक, कि अगर आप इस टाइम तक पहुंच जाते हैं तो आपको खाना मिलेगा, नहीं तो आपको भूखे ही सोना पड़ेगा। अब एक दिन पिंकू के ऑफिस में मीटिंग जो है वो 5 बजे से स्टार्ट होकर रात के 10 बजे तक चली। रात के 10 बजे तक चली। हालांकि 10 बजने से पहले पिंकू ने अपने डायरेक्टर को कहकर ये कहा कि मुझे पीजी में खाना नहीं मिलेगा, मुझे जल्दी घर जाना है। तो वो 9:30 बजे अपने पीजी में पहुंच गया। अब डेली रूटीन सुनिए। वो 9:30 बजे पीजी में पहुंच गया क्योंकि उसको खाना खाना था और रात को उसको फिर बाद में खाना नहीं मिलता। डायरेक्टर ने परमिशन दे दी, वो पहुंच गया 9:30 बजे। अब डेली का रूटीन सुनिएगा कि पिंकू खाने में खाता क्या था। पिंकू खाने में खाता था 6 चपाती। उसने 6 चपाती, उसके ये डिनर की बात हो रही है कि वो खाने में 6 चपाती लेता था, 2 बाउल सब्जी के लेता था। कोई भी सब्जी जो उस टाइम बनी होती थी, सीजनल सब्जी कोई भी, जैसी पीजी में उनके खाने में मैस में बनती थी, 2 बाउल उसको सब्जी चाहिए होती थी। 1 कटोरी उसको रायता चाहिए होता था और साथ में सैलड वैलड जो थी उसको एक्स्ट्रा मिलती थी। तो ये उसका जो है डेली का रूटीन था। 6 चपाती, 2 कटोरी सब्जी
1 कटोरी रायता और साथ में सैलेड पापड़ जो भी उसके साथ में एक्स्ट्रा था। तो उसको अगर हम इसके डिनर के हम इस प्रोसेस को उसकी जो रूटीन था उसको अगर हम चेक करें तो उसको 6 रोटी के साथ 2 कटोरी सब्जी चाहिए ही चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन वो 9:30 बजे पहुंचा उसको खाना तो मिला, मैस के जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने खाना तो उसको दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लेट हैं तो हम आपको 6 चपाती तो दे देंगे, 6 चपाती तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन सब्जी आपको नहीं मिल पाएगी 2 कटोरी, आपको आज 1 कटोरी से ही काम चलाना पड़ेगा। उसको 6 चपाती मिल गई, उसको 1 कटोरी सब्जी मिल गई और उसको 1 कटोरी रायता मिल गया, खाना मिल गया, उसको खाना खाने बैठ गया वो। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसने 3 चपाती खाई उसकी कटोरी की सब्जी खत्म हो गई। जैसे ही उसकी कटोरी की सब्जी और रायता खत्म हुआ उसे लगा कि उसका पेट भर गया और उसने 3 चपाती छोड़ दी। अब उसे ये लगा कि उसका पेट पूरा भर चुका है, वो और नहीं खा सकता, तो वो 3 रोटी खाकर छोड़कर उठ जाता है और उसने 3 रोटी 1 कटोरी सब्जी के साथ खा ली। अब आप जरा यहां से और इस बात से आइडिया लगाइए कि ऐसा क्या हुआ जिससे उसको ये एहसास हुआ कि तुम्हारा पेट भर चुका है, तुम्हारी भूख खत्म हो चुकी है। अगर हम ध्यान से देखें तो 6 चपाती 2 कटोरी के साथ, यानी कि 3 चपाती वो खाता था 1 कटोरी सब्जी के साथ, सही है। अगर वो 6 चपाती 2 कटोरी के साथ खाता था तभी उसको लगता था कि उसकी भूख पूरी हो चुकी है, उसने खाना पूरा खा लिया। लेकिन जब उसको वही सिस्टम के अकॉर्डिंग 6 चपाती 1 कटोरी के साथ मिली तो उसका रूटीन तो कंटिन्यू कर गया कि भाई 3 चपाती 1 कटोरी। यहीं से उसको एहसास हो गया कि भाई मुझे जो है जितनी मुझे चाहिए था उतना मैंने खा लिया, बस सफिशिएंट है। तो बेटा किसकी कमी के कारण उसको ये एहसास हो गया कि भाई तेरा पेट भर गया। ऐसे ही जो चीज लिमिट में होती है वो ही प्रोडक्ट बनाती है, जो चीज लिमिट में होती है वही एहसास करवाती है कि प्रोडक्ट बन रहा है या तुम्हारी भूख पूरी हो चुकी है, तुम्हारा पेट भर चुका। अब लिमिट में कौन थी? सब्जी। ऐसे ही हमारी रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट होते हैं जो लिमिट में होते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ऐसे ही जो चीज यहाँ पर इसने सब्जी का उदाहरण इसलिए दिया गया कि सब्जी के कारण उससे ये डिसाइड किया या उसको अपने आप ये एहसास हुआ कि तुम्हारा पेट भर चुका। तो जो रिएक्टेंट अपने लिमिटेड अमाउंट में रहकर प्रोडक्ट की अमाउंट डिसाइड करते हैं उन्हें बोला जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जैसे चपाती बच गई, 3 चपाती बच गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच गई तो बच गई। ऐसे ही जो बच जाए, जो कंज्यूम ना हो, जो रह जाए, नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, जो रह जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सेसिव रिएक्टेंट। वन मोर थिंग, इसके अलावा ये तो एक जनरल सी कहानी, जनरल सी बात थी। आपको जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल की टर्म्स में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए जाते हैं तो आप वो मोल डिसाइड करते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेसिव रिएजेंट। मोल डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिसाइड करेंगे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। भाई रिएक्टेंट जितना रिएक्ट करेगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी ऑबे करता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो जो रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उनसे और बहुत सी बातें हमारी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। न्यूमेरिकल आपकी बुक के ही हैं, प्रदीप के सॉल्व न्यूमेरिकल। चलिए एक बार उसके बारे में देखते हैं। आई होप ये सब आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल ले रही हूँ जो प्रदीप में आपके सॉल्व है। बस थोड़ा सा ध्यान से आप इसको समझते चलिएगा। जो बातें मैंने अभी आपको कही कि नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड होती हैं ये बातें, तो ये क्वेश्चन कह रहा है 50.0 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस, इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, आर मिक्स्ड टुगेदर
मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया, दोनों को मिलाकर मैंने प्रोडक्ट बनाया अमोनिया। आप पता लगाइए, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड, कितनी अमोनिया बनेगी, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई द LR स्टैंड्स फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियरली नोटिस कीजिएगा इस एब्रिविएशन को, LR स्टैंड्स फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ से हमें ये थोड़ा सा समझते हुए चलना है। मैंने अभी आपको ये कहा कि हम मोल्स के रूप में पता लगाएंगे कि LR कौन है। अब मोल तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो दे रखी है अमाउंट, मास। तो यहाँ पर रिएक्शन कंसिडर करते हैं। हमारी रिएक्शन जो होगी वो ये होगी, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू अमोनिया गैस, राइट। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन के 2 मोल हैं, 2 एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 6 है, तो हमने इसको बैलेंस किया। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, 1 मोल नाइट्रोजन का कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल, और कितने मोल अमोनिया के प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अमाउंट केजी में दे रखा है, हम इसको ग्राम में बदल लेंगे क्योंकि गिवन अमाउंट जो है वो ग्राम में होता है और मॉलिक्यूलर मास ग्राम पर मोल में होता है। तो हमने इस अमाउंट को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास अमाउंट आया 50,000 ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम पर मोल, 28 ग्राम पर मोल, राइट। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है, नंबर ऑफ मोल हमें मिलते हैं मोल की फॉर्म में। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ से हमें कितने मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे 1785.7 मोल। दीज आर द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे ही हमने नंबर ऑफ मोल निकालने हैं किसके, हाइड्रोजन के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए भी हमें इसके अमाउंट को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। अमाउंट चेंज किया हमने 10,000 डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा बेटा, हाइड्रोजन का जो मास है वो हम ज्यादातर लेकर चलते हैं 2.016 ग्राम पर मोल, ठीक है। आप 2 मत लीजिएगा, इसको 2.016 ग्राम पर मोल लीजिएगा, तभी आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा। 2.016 ग्राम पर मोल, और ये ग्राम में, इससे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 4960.3 मोल। दीज आर द नंबर ऑफ मोल, राइट। अब समस्या ये है कि शक्ल से तो लग रहा है कि इसके मोल कम है और वैसे लग रहा है कि इसके मोल ज्यादा है, तो हम इसको LR बोल दें, पर नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या ये अप्रोप्रिएट है। अब थोड़ा ध्यान से इसको देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल। इस बात को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, राइट। तो इतने मोल 1785.7 मोल ऑफ नाइट्रोजन अगर रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिएंगे, 85.7 मोल। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1785 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5355.9 मोल। अब देखो बेटा, जब 1 मोल रिएक्ट कर रहा था तो 3 मोल बने, और 1785.7 मोल रिएक्ट करते हैं तो इतने मोल। ये मोल देखा जाए तो इससे तो बहुत ज्यादा है, नहीं? रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के गिवन है, उनसे तो बहुत ज्यादा है।
ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और मैंने क्या कहा था कि आपको क्या चेक करना है, आपको यही तो चेक करना है कि कितने बच गए वो कौन, एक्सेस, और कितने नहीं बचे जो खत्म हो गए वो कौन, लिमिटिंग। अब 4960.3 और ये दोनों ही हाइड्रोजन के मोल हैं। ये तो तब है जब इतने अमाउंट रिएक्ट करेगा, इसका मतलब इसके कुछ मोल बचने चाहिए थे और इसके मोल तो कम है। तो जिसकी वैल्यू या जिसका अमाउंट कम है वो ही हमारे लिए क्या होता है, एलआर। ये पहले भी बताया है। अब इसको और कंफर्म करके देख सकते हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं। इसको और कंफर्म कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते। इसको नीचे देख के देखते हैं कि अगर 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं तो उस वक्त हमें कितने मोल नाइट्रोजन के चाहिए होते हैं। उस वक्त हमें 1 मोल नाइट्रोजन का चाहिए होता है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। मैंने रिवर्स करके देखा तो मैं कंपेयर करना चाह रही थी कि किसके मोल ज्यादा होंगे। लेकिन अगर 4960.3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन के कितने चाहिएंगे, 1/3 इंटू में 4960.3 मोल, 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, राइट। मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला 1653.4 मोल, 1653.4 मोल। अब देखिए पहले कौन खत्म हो जाएगा, यही तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये तो इतने ही मोल से रिएक्ट करेगा ना। और जबकि है कितने हमारे पास मोल, हमारे पास कितने मोल हैं 1785, जबकि खत्म कितने पे हो जाएंगे 1653। फिर भी नाइट्रोजन बच गया पीछे, नाइट्रोजन बच गया तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। यहां से आप फिर से एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए कि गिवन मोल इतने हैं लेकिन कंज्यूम कितने हुए, सिर्फ इतने। कंज्यूम सिर्फ इतने हुए तो बाकी तो बच गए तो नाइट्रोजन हमारे लिए क्या है, एक्सेस रिएजेंट। और जिसके कंप्लीटली कंज्यूम हो गए, देखो इतने चाहिए थे लेकिन हैं कितने, थोड़े से ही अमाउंट के, तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गए तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ये बातें तो हमने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए की कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसी से हम आगे चलते हैं, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म। वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर टू दैट कि अब जब भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बतानी होगी तो उसको कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वही बताएगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें लिमिटिंग रिएजेंट का मालूम चल गया, हम अब सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे कि प्रोडक्ट कितना बनता है। प्रोडक्ट यानी कि अमाउंट कितनी होगी प्रोडक्ट की। हमें मालूम है कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट हमने इसी को तो बोला है, तो मैं इसी के साथ रिलेशन देखूंगी। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल अमोनिया के बने। कितने मोल अमोनिया के बने, 2 मोल अमोनिया के बने। लेकिन क्वेश्चन में कितने थे, 4960.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरे पास अमोनिया कितना बना, अमोनिया बना 2/3 इंटू में 4960.3 मोल ऑफ अमोनिया, इतना ही बना ना। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 3306.9 मोल ऑफ अमोनिया। दिस इज द आंसर फॉर अवर फर्स्ट क्वेश्चन कि कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, राइट। इफ यू वांट टू चेंज इनटू इन केजी, अब क्वेश्चन में तो केजी में पूछा गया है तो आपको इसको केजी में ही कन्वर्ट करना होगा। अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करते हो तो आप कैसे पता लगाएंगे, चलिए बताइए, केजी में कन्वर्ट करेंगे कैसा पता लगाएंगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
मास ओवर मोलर मास। ठीक है, हमें क्या पता लगाना है, हमें मास पता लगाना है, मोल हमारे पास है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू में मोलर मास। नाउ अपने नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 3306.9 और मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है, मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है 17। आंसर कितना आ गया 56217 ग्राम। ग्राम में आपका आ गया, आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, किलोग्राम में कन्वर्ट करते हो तो कितना आंसर आएगा 56.217 kg। This is our final answer for the calculation of ammonia form, amount of the ammonia form. It's okay for today.